हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी हजारीबाग। दोस्तों, मैं मेहराब शेख और आज मैं फिर से एक बार आपके लिए एक नया वीडियो हाउ टू सॉल्व पैसेज 2, क्योंकि मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो ये उसी का पार्ट 2 है। इसमें और कुछ बातें होंगी, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी बताऊंगा कि कैसे पैसेज को डील करते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लीजिए और उसके बाद आप पार्ट 2 भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में ये पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन आता ही है। क्लोज टेस्ट, पैसेजेस, इम्प्रूवमेंट, ये सभी अरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सभी कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो हम एक एक करके सभी को करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लोज टेस्ट पे भी मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। रीअरेंजमेंट पर भी वीडियोस हैं, आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लीजिए और उसके बाद आप उसके आगे के वीडियोस को भी देख लीजिए। तो आज मैं कुछ खास बातें पैसेज के बारे में बताऊंगा कि पैसेज कितने टाइप का होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। सभी को पता है कि पैसेज एग्जाम में पूछा जाता है, पर कितने टाइप का होता है, मोड ऑफ पैसेज क्या है, मोड ऑफ राइटिंग क्या है। तो आज इस वीडियो में इन चीजों पर डिस्कशन होगा, मोड ऑफ राइटिंग एंड टाइप्स ऑफ पैसेज। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा पैसेज का टाइप, वो है स्टोरी बेस्ड, कहानी पर आधारित। स्टोरी बेस्ड पैसेज क्या होता है? देखिए, सीरियल में करीबन 4 से 5 पैसेजेस आते हैं और वो सभी एक ही टाइप के नहीं होते हैं। कहने का अर्थ है कि आप जब उसको बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ आसानी से बन जाता है, कुछ का जवाब गलत हो जाता है। इसका मतलब कि अलग अलग टाइप के पैसेजेस हमें पूछे जाते हैं, पर हम इन चीजों की कोई परवाह नहीं करते, बस बनाने में लग जाते हैं। पता चला कि कुछ आंसर हमारे सही नहीं होते हैं और कुछ होते हैं, ठीक है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि पैसेज किस बारे में पूछा गया है या किस टाइप का पैसेज पूछा गया है। तो एक जो पैसेज होता है वो स्टोरी पर आधारित होता है, स्टोरी बेस्ड, कहानियां। एक तरह का पैसेज बहुत ही आसान होता है, पढ़ने में, समझने में ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता। इसमें आंसर करने का जो फंडा होता है वो क्या होता है? देखिए, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको पैसेज में पूरे पैराग्राफ में मात्र 5 सेंटेंस की जरूरत होती है। अगर 30 सेंटेंसेज हैं किसी पैराग्राफ में या पैसेज में, तो 30 में मात्र 5 की जरूरत है, बाकी के 25 का कोई काम नहीं है। क्योंकि स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन इतने आसान होते हैं। इसे पूछ दिया कि राजा का नाम क्या था, तो ये नाम किसी एक सेंटेंस में कहीं ना कहीं होगा। तो वैसे ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को आप जब रीडिंग करते हैं, क्योंकि एक तरीका होता है, कई लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर पैसेज पढ़ते हैं, कई लोग पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबका अपना अपना मोड है। तो मान लीजिए कि आप अगर पहले पैसेज पढ़ते हो फिर क्वेश्चन को बनाते हो, पढ़ते हो, तो जब भी आप पैसेज को पढ़े तो पेंसिल हाथ में रखें और दिमाग को ओपन रखें, खुला रखें, और जो इम्पोर्टेंट लगे जानकारी, इंफॉर्मेशन, उसको अंडरलाइन कर ले। क्योंकि जब भी आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको वो अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस याद आ जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा कि आपने इसका जवाब कहीं अंडरलाइन किया है। तो यहाँ डायरेक्ट जो है आपका दिमाग उस सेंटेंस में चला जाएगा, इससे आपका समय बचता है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि 30 सेंटेंस वाले पैराग्राफ में मात्र 5 सेंटेंस इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन का आंसर होगा, बाकी के 25 हमारे बेकार है। ये होता है स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल ही आसान होगा, ठीक है। कोई भी कहानी, विक्रमादित्य की कहानी, अकबर बीरबल की कहानी, या स्वामी एंड फ्रेंड्स के कोई एक पार्ट, कुछ भी हो सकता है। तो कैरेक्टर होते हैं, इंसिडेंट्स होती है, समझना, बताना, बनाना आसान होता है। क्लियर है? कोई भी अलग से आपको
पढ़ के रट के कुछ भी आंसर करके जाने का नहीं होता है। इसीलिए पैसेज को स्कोरिंग बोलते हैं, क्योंकि इसको पढ़ के रट के याद करके नहीं जाना होता है। आपको जो पैसेज मिला वो अनसीन होता है, अनदेखा होता है, उधर ही पढ़ना है, उधर ही समझना है, उधर ही बनाना है और चले आना। ओके, तो ये आसान है स्कोरिंग में। तो अगर आपको स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन मिलता है तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, आप आसानी से बना सकते हैं। बस कहानी को समझना है और 5 इंपॉर्टेंट सेंटेंस जिसमें आंसर है वो आपको तलाश लेना है। दूसरा होता है फैक्ट बेस्ड। फैक्ट यानी तथ्यों पर आधारित। तथ्य क्या होता है? कोई भी चीज जो सच हो उसको तथ्य कहते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों ओर, तो ये एक फैक्ट है, सच है। ठीक है, इस तरह की कोई भी बात है। तो फैक्ट वाले जो पैसेजेस होते हैं उसमें आपको बताया जाता है चीजों के बारे में, जैसे चीनी खाने के नुकसान या फायदे, तो दोनों बताई जाती है। और ये बातें जो बताई जाती है ये कोई कहानी नहीं होती है, मन गढ़ंत चीज नहीं होती है कि बनाने वाला अपने मन से कुछ भी बता के चला गया। जी नहीं, ये तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक है, चीनी में कौन कौन से चीजें पाई जाती हैं, शुगर का मात्रा क्या है, लैक्टोज का मात्रा क्या है, ये सारी चीजें आपको बताई जाती है और ये भी बिल्कुल सटीक होती है, सही होती है। अब इसका भी मान लीजिए कि 30 लाइन का पैसेज दिया, तो इसमें भी 5 लाइन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 25 बेकार है। क्योंकि अगर आपको पूछ दिया, मान लीजिए कि चीनी के बारे में बताया जाता है और आपसे पूछ दिया कि चीनी में शुगर है या नहीं, या लैक्टोज की मात्रा कितनी है, तो वो कहीं ना कहीं मात्रा लिखा होगा, कितना mg है, कितना मिलीग्राम है। ठीक है, वो लिखा होगा, बस वो एक सेंटेंस आपको दिखाना पड़ता है, वही आपका आंसर हो जाता है। तो इसी तरह की चीज है। मान लीजिए चंद्रयान 2 को भेजने में कितना खर्चा हो, तो अगर वो खर्चा कहीं लिखा हुआ है तो वो हमारा आंसर है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक लाइन में है। और फैक्ट बेस्ड प्लस स्टोरी बेस्ड दोनों पैसेजेस का आंसर हमें सटीक एग्जैक्ट मिल जाते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैंने कहा कि मात्र 5 लाइन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये दोनों आसान है, ट्रेंड में उतना नहीं है, अक्सर यही आता है स्टोरी। मान लीजिए कि 2 ये पूछ लिया तो ये 1 पूछ लिया। ठीक है, अब एक तीसरा है ओपिनियन बेस्ड, विचार वाला, विचारों पर आधारित। इसमें राइटर कोई कहानी नहीं सुनाता, ना ही आपको किसी तथ्य की जानकारी देता है। He has no facts and figures for you in the paragraph. Okay, so what he has, उसके पास क्या है? उसके पास है उसके अपने विचार, अपने तर्क, अपनी राय। किसी भी एक पॉइंट को उठाएगा और उस पर अपनी राय रखेगा। फॉर एग्जाम्पल बिहार के चुनाव, तो इस चुनाव पे जो भी बातें हुई, अगर एग्जैक्टली सारी बातें बताई जाए कि चुनाव किस दिन हुआ, कितने प्रतिशत मतदान हुए, कितने नहीं हुए, ठीक है, सीटों की गिनती में किसको कितना मिला, किसको कम मिला, किसको ज्यादा मिला, अगर इस तरह के आंकड़े दिए गए तो समझ लेना कि ये फैक्ट पर आधारित पैसेज है और तुरंत आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और जितनी आंकड़े संख्या पूछा जाता है बस उसको आंसर में दे देना है। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बस दरकार है इस बात की कि आप पैसेज को समझ गए हो कि व्हाट इज द पैसेज अबाउट। इसके लिए आपको वीडियो पहला वाला पैसेज पार्ट 1 देखना चाहिए। लेकिन अगर राइटर इन बातों से हटके अगर बात करे, वो ये बात करे कि चुनाव कैसा हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, चुनाव के पक्ष में या विपक्ष में बात करे, या ये बात करे कि चुनाव में कुछ धोखाधड़ी तो नहीं हुआ, चुनाव में जालसाजी तो नहीं हुआ। अब हुआ कि नहीं हुआ इसका कोई फैक्ट नहीं है, कोई फिगर नहीं है, बट राइटर अपना एक अनुमान लगा के अपनी राय रखता है कि चुनाव में अच्छी चीजें क्या हुई, बुरी चीजें क्या हुई। तो इस तरह का जो पैसेज होता है ये कहलाता है ओपिनियन बेस्ड। इसमें पैसेज लिखने वाला अपनी राय लिखता है, ये फैक्ट या तथ्यों से जुड़ा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो पैसेज आता है इसी का आंसर करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए आपको राइटर के
दिमाग में घुसना पड़ता है कि वो किस नजरिए से चीजों को सोच रहा है। आप अगर मेरा पिछला वीडियो पैसेज का देखते हैं तो उसमें मैंने इसी टॉपिक, जो तीसरा टॉपिक है, इसी पर आधारित एक पैसेज दिया था मैंने, इसी पर आधारित ओपिनियन बेस्ड। तो उस वीडियो में जो पैराग्राफ मैंने डील किया है पैसेज, वो ओपिनियन बेस्ड है। तो एक एग्जाम्पल के लिए आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर 30 लाइन का पैसेज है तो और किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, तो जैसे यहाँ तुरंत आंसर मिल रहे थे, एक क्वेश्चन एक लाइन में आंसर, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपको पूरी बात समझनी पड़ेगी, राइटर के नजरिए को समझना पड़ेगा, उसके अनुभव, उसके अपनी सोच को समझना पड़ेगा, तब जाकर आंसर हो पाएगा। आप सोचेंगे कि एक लाइन में आंसर मिल जाएगा, तो बिल्कुल जवाब है नहीं। ओके, तो दो क्वेश्चन ये होता है, तो दो क्वेश्चन ये भी होता है। तो स्टोरी वाला चूंकि आसान होता है, लेकिन और समझना आसान होता है, बनाना तो है ही। पर फैक्ट और ओपिनियन क्या है, ये समझना और बनाना ये भी आसान है, पर ये समझना मुश्किल है, बनाना तो उसके बाद ही होगा। तो मेरी बातें आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि पैसेज मेनली ये 3 टाइप के आपको पूछे जाते हैं, स्टोरी, फैक्ट एंड ओपिनियन। अब मैं चाहूंगा कि जब भी आप पैसेज को बनाएं, चाहे आप छोटा पैसेज बनाएं, चाहे बड़ा पैसेज बनाएं, चाहे एसएससी का पैसेज हो, चाहे बैंकिंग का पैसेज हो, आप एक बार जब आप पैसेज को पढ़ते हैं विथ अंडरस्टैंडिंग, तो एक बार कोशिश करें ये समझने की कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द पैसेज। क्या स्टोरी पढ़ रहे हैं हम लोग, कि फैक्ट पढ़ रहे हैं, कि राइटर अपना कोई ओपिनियन दे रहा है, ठीक है। ये जरूर करें, इससे क्या होता है कि हमें अंदाजा हो जाता है कि हमें आंसर कितने समय में हो पाएगा, कि आपको इसमें ज्यादा टाइम देना है या कम टाइम देना। अगर लगा कि स्टोरी है तो आप फिर छोड़ दीजिए पैसेज को, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और कीप द क्वेश्चंस इन योर माइंड, और व्हाइल रीडिंग योर पैसेज यू गिव द आंसर, यू कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर, ओके, इन 1 सेंटेंस। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये ओपिनियन है, तो क्वेश्चन को मत पढ़िए, पहले आप पैसेज को पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना पूरा पढ़े ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो बातें हो गई इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको फिर एक पैसेज देने जा रहा हूं। अब आप देखिए कि वो पैसेज इन तीनों में से कौन से टाइप का है। ओके फ्रेंड्स, तो आपके सामने एक पैसेज है। मैं चाहूंगा कि आप पैसेज का पिक ले लें, स्नैपशॉट ले लें, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप अपने से पैसेज को समझ लें। और टाइप कमेंट में जरूर बता दीजिए कि जो पैसेज मैंने आपको दिया वो कौन से टाइप का है, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको यहाँ पे डील भी कर दूंगा, तो आप पहले पैसेज को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, यहां तक आपने ले लिया होगा, और थोड़ा सा और है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा पैसेज, और इसका क्वेश्चन भी आप ले लीजिए। अब अपने से क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप फिर वीडियो को आए देखें, क्योंकि वहां पे फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, यहां तक डी ऑप्शन तक। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको मिल जाएंगे एक साथ। चलिए, और 4 to 5 भी आप देख लीजिए। या एस नहीं होगा, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए होंगे। तो ये आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब अपने से इसको बनाइए और उसके बाद कमेंट करके भी बता दीजिए, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक एक्सरसाइज दे दूंगा बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, अब मैं पूरे पैसेज को पढ़ के इसको डील कर लेता हूं। पैसेज को कैसे पढ़ना है, समझना है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि हाउ टू रीड पैसेज विद अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बार बार कह रहा हूं, उस पार्ट 1 को, पैसेज पार्ट 1 को देख लीजिए, फिर यहाँ आइए। तो पैसेज कौन से टाइप का है, अभी हमको यही देखना है ना कि पैसेज का टाइप क्या है।
तो ये जानने के लिए हमें तो पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा कि कहानी है कि कोई ओपिनियन है कि फैक्ट है। लिखता है अचीवमेंट ऑफ साइंस, यानी उपलब्धि विज्ञान की। मैंने पढ़ के बताया था कि वर्ड वाइज पढ़ना है, ठीक है, कोई ट्रांसलेशन नहीं करना है कि एक बार पढ़ के तब समझना है। द अचीवमेंट ऑफ साइंस, विज्ञान की उपलब्धि इन द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में, हैज बीन वेरी ग्रेट, बहुत बड़ा रहा है। तो पहला सेंटेंस ये कह रहा है कि 20वीं सदी में विज्ञान ने बहुत कुछ अचीव किया, जितने भी बड़े आविष्कार हुए वो सभी 20th सेंचुरी में हुए, ठीक है। आगे कहता है इट्स इन्फ्लुएंस, इसका असर या प्रभाव, कैन बी फेल्ट, महसूस किया जा सकता है इसके असर को, इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, जीवन के हर एक क्षेत्र में। तो सेकेंड लाइन कह रहा है कि विज्ञान का जो असर है, विज्ञान का जो प्रभाव है, इसको जीवन के हर क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे विज्ञान का रोल ना हो। कृषि से लेकर टेक्नोलॉजी, जहां भी आप जाइए विज्ञान की जरूरत पड़ती है। फ्रॉम द स्मॉल पिंस, कहता है छोटे छोटे पिंस और सुई से लेकर, हमारे घर में जो पिन है, ऑयल पिन है या सेप्टिक पिन है, जो भी पिन है या जो सुई है, तो सुई से लेकर ह्यूज आयरन शीट्स, बड़े बड़े लोहे की चादरें और ज्वाइंट्स, लोहे के ज्वाइंट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें सुई से लेकर, कहता है सुई से लेकर एरोप्लेन तक भी अगर बना है तो विज्ञान के द्वारा बना है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है, ज्यादातर चीजें वी रिक्वायर, हमें जो जरूरी है, जरूरत पड़ती है, फॉर आवर एवरीडे यूज, हमारे रोजाना के इस्तेमाल में, यानी सुई से लेकर जो बड़े बड़े लोहे की चादरें या जो भी चीजें हमें जरूरी होती है रोजाना के इस्तेमाल में, वो सारी चीजें कम आउट ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से आते हैं, ठीक है। जहां, तो फैक्ट्री से कैसे आते हैं? फैक्ट्री जहां वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वैज्ञानिक सिद्धांतों का यूटिलाइज्ड, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फैक्ट्री से आते हैं, तो फैक्ट्री में कैसे बन जाता है? बिना साइंस के, थ्योरी या प्रैक्टिकल के तो नहीं बनता ना। चलिए, तो ये हो गया। फॉर प्रैक्टिकल एम्स, तो जहां पे प्रैक्टिकली साइंस की थ्योरी का इस्तेमाल करके चीजों को बनाया जाता है। कहने का अर्थ ये कि सुई से लेकर बड़े बड़े लोहे की मशीनें, ये सारे फैक्ट्री से आती हैं और वहां फैक्ट्री में साइंस के जो थ्योरीज हैं, जो उसके सिद्धांत हैं, उसका वहां पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसकी मदद से वो चीजें बनाई जा सके, ठीक है। आगे कहता है साइंस हैज एनेबल्ड, साइंस ने क्या किया? एनेबल किया। एनेबल किया मतलब योग्य बनाया, सक्षम बनाया, इस लायक बनाया, है ना। साइंस ने एनेबल किया लोगों को, किसको? मैन को, मानव को, टू ब्रिंग फोर्सेस ऑफ नेचर, कि वो जो प्रकृति की जो ताकत है, जो शक्ति है, उसको लेकर आए अंडर कंट्रोल, कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में। कहने का अर्थ है कि साइंस ने हमें प्रकृति में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करने का तरीका सलीका सिखाया। यूज देम, और उसका यूज करें फॉर हिज ओन एडवांटेज, अपने फायदे के लिए। तो साइंस के बदौलत ही हम पानी का इस्तेमाल, हवा का इस्तेमाल अपने इस्तेमाल में करते हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट हैज ब्राउट, कहता साइंस लेकर आ गया है, द डिस्टेंट पार्ट्स, दूर के इलाकों को, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, ठीक है, क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के साथ। जी हाँ, आज के सिनेरियो में ये बात बिल्कुल फिट होती है कि विज्ञान की मदद से आज जो दूर दूर के इलाके हैं, देश हैं, मुल्क हैं, वो सभी क्लोज हो गए हैं। आप घर बैठे बेल्जियम, ब्राजील, स्पेन, सूडान, जाम्बिया, कहीं भी किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं।
तो साइंस ने क्या किया, जो दूर के लोग थे, इलाके थे, उनको भी क्लोज कर दिया, ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही है। कहता है हमारा नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड का हमारा नॉलेज है वो क्या हो गया, हैज बीन वाइडेंड, वो विस्तृत हो गया। साइंस की मदद से आज हम ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जान पाए हैं। अगर साइंस ना होता तो हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जान पाते, बहुत सारी बातों का पता नहीं लगा पाते। ठीक है, तो साइंस ने क्या किया, हमारे नॉलेज को जो कि ब्रह्मांड से रिलेटेड है उसको विस्तृत कर दिया। किसके कारण, ऑन अकाउंट ऑफ द अनटायरिंग एफर्ट्स, अथक प्रयास, अनटायरिंग मतलब अथक, वो टायर्ड से बना है ना, अनटायरिंग अथक प्रयासों से, प्रयासों के कारण, किसके, ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स, ये जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके अथक प्रयासों, वही चांद में जाते हैं, दूसरे ग्रहों पे जाते हैं, बार बार जाते हैं और वहां से जानकारियां, वहां कैमरे रखते हैं रिकॉर्ड करने के लिए और फिर वो लाकर देते हैं जानकारी में। तो इनके अथक प्रयासों के कारण हमारा यूनिवर्स का नॉलेज विस्तृत हो पाया। और कुछ नाम दिया है, जीन्स एंड एडिंगटन, ये दो एस्ट्रोनॉमर्स हुए जिनके अथक प्रयास हो गए। ऐसे और भी हमारे यहाँ से भी लोग गए हैं, ठीक है, तो इनके अथक प्रयास की वजह से हमें जो है यूनिवर्स की ज्यादा जानकारी मिल पाई। रिमार्केबल क्योर्स, कहता है उल्लेखनीय जो इलाज हुए, कई बीमारियां हुई जिनके इलाज हमें आज मिले हैं, ऑफ ह्यूमन डिजीज, मानव बीमारियों के, ठीक है, उपचार मानव बीमारियों के हैव बीन पॉसिबल, संभव हो पाया है। तो आज, पहले कॉलेरा का कोई उपाय नहीं था, उपचार नहीं था, पर आज हमारे पास उसका टीका है एंड ऑल, तो ये सारा संभव हो पाया है ओइंग टू द डिस्कवरी, डिस्कवरी यानी खोज, खोज के कारण, ठीक है, किसका, ऑफ सम वंडरफुल मेडिसिन, तो साइंस के द्वारा कुछ दवाओं का, साइंस के द्वारा कुछ दवाओं का, कुछ अच्छी दवाओं का जो खोज हुआ है, इस वजह से कुछ उपचार मानव की बीमारियों का मिल पाया है, हो पाया है, वरना बड़ा मुश्किल था, कई बीमारियां हुई। अभी हमारे यहाँ कोरोना है, इसका भी इलाज ढूंढा जा रहा है, तो इसका इलाज साइंस की ही मदद से ढूंढा जा रहा है, ठीक है। अगर कल को मिल गया तो साइंस को क्रेडिट मिलेगा कि साइंस की बदौलत हमने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया। तो अभी आप बताइए कि ये पैसेज किस पैटर्न का है, टाइप क्या है इसका, इज इट स्टोरी और फैक्ट और ओपिनियन। तो देखिए यहाँ पे कोई इंसिडेंट नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई प्लॉटिंग नहीं है, तो ये कहानी तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ राइटर अपनी किसी बात को रख रहा है, ऐसा भी नहीं है। साइंस को लेकर राइटर की अपनी जाति राय मांगी गई और वो बता रहा हो, जी नहीं, यहाँ कुछ नाम लिए गए। तो कुल मिलाकर ये एक फैक्ट है और इसको नकार नहीं सकते। फैक्ट का मतलब जो बात सच हो और उसको हर कोई मानता हो, ठीक है, उसको फैक्ट कहते हैं। अगर ना माने, राइटर अपनी बात रखता है और आप कहते हैं नहीं इसकी वजह से नहीं हुआ, तो ये फैक्ट नहीं होगा, ये राइटर की ओपिनियन होगी। पर यहाँ जितनी भी बातें लिखी गई हैं ये सभी मानने वाली बातें, इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं नहीं मानता, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये एक फैक्ट है। अब फैक्ट का आंसर भी हमें उसी हिसाब से मिल जाएगा एक लाइन में। ओके, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब एक नजर क्वेश्चन पे डालते हैं। पैसेज आपने पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है। अब लेट्स सी द क्वेश्चन। सो यू हैव योर फर्स्ट क्वेश्चन, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज, कहता है कि पैसेज का मेन आइडिया क्या है। अक्सर पैसेज वाले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पैसेज का थीम क्या है, समरी क्या है, या मेन आइडिया क्या है। तो ये तो वही बता पाएगा ना जिसने पैसेज को फुल्ली अंडरस्टैंड किया है, पूरी तरह से समझा है। अब जो बस क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आंसर करने वाला है या क्वेश्चन माइंड में रख के केवल सेंटेंस ढूंढने वाला है, वो कभी नहीं बता पाएगा कि किस बारे में बात हुई है। इसलिए कहते हैं रीड द पैसेज कंप्लीटली, ठीक है। तो आपने पढ़ा तो पैसेज किस बारे में था,
ये बता रहा था कि साइंस एक अनिगमा मतलब अभिशाप है। क्या यहाँ साइंस को वरदान या अभिशाप बताया गया? मेरे ख्याल से नहीं। नथिंग इज बियॉन्ड द पर्व्यू ऑफ साइंस, कहते हैं कुछ भी साइंस के दृष्टि से बाहर नहीं है, ऐसा कुछ बताया गया? जी नहीं, साइंस की दृष्टि से बहुत कुछ बाहर है, ऐसा नहीं कि हर कुछ साइंस में आता है। ठीक है, तो ये भी थीम नहीं लग रहा, तो ये थीम नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा। साइंस कैन वर्क मिरेकल्स, साइंस चमत्कार कर सकता है, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन किसी भी चमत्कार का जिक्र यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है। तो जब 3 ऑप्शन आंसर नहीं हुए तो जो बच गया वो है पहला लाइन, द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। ठीक है, कि साइंस का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है, और दरअसल यही लाइन आपका पैसेज का पहला लाइन भी है। सी इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। देखिए एक ट्रिक समझाता हूं, जब भी पैसेज का थीम समझना हो, चाहे क्लोज टेक्स्ट का चाहे पैसेज का, तो पहला या दूसरा लाइन, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाइनें होती हैं जो पैसेज का थीम क्लियर कर देती है। आपको पैसेज का थीम जानने के लिए 5वां 6ठा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला नहीं तो दूसरा से तीसरा लाइन में ही आपको थीम मिल जाता है। तो थीम के लिए आपको ज्यादा नीचे आने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, तो आपने भी करा होगा क्वेश्चन, अगर आपका आंसर सही है तो कमेंट में बता दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द मोड ऑफ अप्रोच इज। अब देखिए यहाँ पे एक नई चीज है, मोड ऑफ अप्रोच। मैंने इंट्रो में बताया था कि हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ पैसेज की और राइटिंग की, कि किस राइटिंग में मोड ऑफ राइटिंग की। तो मोड ऑफ अप्रोच यानी यहाँ मोड ऑफ राइटिंग की बात हो रही है। ठीक है, देखिए मोड ऑफ राइटिंग क्या है, इसको आसान से शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए कि मुझे साइंस पर लिखना है, ऐसे आप सभी ने साइंस पर ऐसे लिखा होगा, पॉल्यूशन पे लिखा होगा। मान लीजिए कि साइंस पे ऐसे लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कुछ लिखना होता है तो एक टॉपिक लेते हैं, तो टॉपिक लिया साइंस, इतना तो सभी कर लेते हैं। अब आगे कलम चलाने से पहले एक चीज दिमाग में और रखनी होती है कि मैं किस मोड में लिखूंगा, मतलब मैं साइंस की बुराई करूं कि अच्छाई करूं। ठीक है, इसी को मोड ऑफ राइटिंग कहते हैं। मुझे किसी भी चीज के बारे में लिखना है, किसी पर्सनालिटी के बारे में लिखना है, मान लीजिए कि मुझे किसी नेता के बारे में लिखना है, तो मैं क्या लिखूं, उसकी अच्छाई लिखूं कि बुराई लिखूं, उसका प्रेज करूं, प्रशंसा करूं, या उसकी क्रिटिसाइज आलोचना करूं। तो ये जो मैं लिखूंगा उसी किसी एक मोड में लिखूंगा, मैं 2 मोड लेके नहीं चल सकता, मुझे एक नॉब पे सवार होकर बात करनी होगी, इसी को मोड ऑफ राइटिंग कहते हैं। तो ये कई प्रकार का होता है। ठीक है, उसी में से कुछ यहाँ दिया हुआ, जैसे लॉजिकल। लॉजिकल में क्या होता है, आप लॉजिक लगाते हो, फैक्ट नहीं होता, इसमें लॉजिक लगाना, जुगाड़, इसमें आप तर्क देते हो। जैसे कोई आपने एक पॉइंट उठा लिया और आप उसको लॉजिकली, फैक्चुअली नहीं, लॉजिकली सही साबित करने की कोशिश करते हो। जैसे कि कोरोना, अब लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कोरोना नहीं है। ठीक है, अब उसके पास फैक्ट नहीं है साबित करने के लिए, लेकिन वो लॉजिक लगा देता है कि यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, तो कोरोना नहीं है। तो इस तरह की राइटिंग लॉजिकल होगी। इसमें आदमी एक सेंटेंस लेता है, एक टॉपिक लेता है और उसको साबित करने के लिए लॉजिक लगाता है। तो क्या यहाँ पे आपको लॉजिक लग रहा है कि राइटर यहाँ कोई लॉजिक दे रहा है किसी बात को साबित करने के लिए? जी नहीं, इसको लॉजिक की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में एक फैक्ट है। एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल मतलब हो गया तरह का विश्लेषण। ठीक है, अब इसको एनालिटिकल भी कह सकते हैं, एनालिटिकल राइटिंग। एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। अक्सर लोग विश्लेषण करते हैं। अच्छा, विश्लेषण में ये बताया जाता है कि चीजें कैसी है, ओके, मतलब अच्छी है कि बुरी है। इसमें बताते हैं हाउ चीजें कैसी होती हैं, तो ये एनाटॉमिकल होता है। और एक होता है डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक, ये बताता है कि चीजें क्या हैं। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, अगर मैं मार्कर पे लिखूंगा तो मैं ये बताऊंगा कि ये क्या है, कैसे बना, कहाँ बिकता है, कितने में बिकता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये सारी बातें जो होंगी
जब मैं लिखूंगा इसके बारे में तो ये डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। और जब मैं ये बताऊंगा कि ये चीज कैसा है, खराब है, समाज के लिए घातक है कि फायदेमंद है, तो ये हो जाएगा एनालिटिकल, यानी कैसा है। कैसा है तो एनालिटिकल, और क्या है तो डिस्क्रिप्टिव। और एक्सपोजिटरी मतलब होता है जहां पे कोई भेद खोल देना है कि दुनिया को ये चीज नहीं मालूम है, मैं बता रहा हूं। जैसे मंगल ग्रह के बारे में लोग नहीं जानते हैं तो कई लोग आर्टिकल लिखते हैं, तो वहां एक्सपोज होता है, चीजें खोली जाती है, उसका रहस्य उद्घाटन किया जाता है। तो यहाँ पे रहस्य की कोई बात नहीं थी, सारी बातें लोगों को पता है साइंस के बारे में। साइंस को अच्छा बुरा भी नहीं बताया गया और नहीं राइटर कोई लॉजिक दे रहा है। हाँ, तो ये था डिस्क्रिप्टिव कि राइटर यहाँ पे सिर्फ साइंस के उपलब्धियों का वर्णन कर रहा था कि पिन से लेकर एरोप्लेन तक जो भी चीजें बनती हैं वो साइंस के माध्यम से बनती है, और इसका कोई लॉजिक इसने नहीं दिया, सिर्फ वर्णन किया, लोगों को जानकारी दिया। डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेटिव भी होता है, ठीक है, इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैज enabled man to harness the forces of nature to the advantage of mankind? कहता है कि कौन सी चीज ने मानव को इस योग्य बनाया कि वो प्रकृति को अपने एडवांटेज के लिए हार्नेस मतलब यूज कर सके। तो जाहिर सी बात है सेंटेंस में आंसर था, ठीक है, कहा था, यहाँ था, देख लीजिए सेंटेंस वाइज ही आंसर हो जाएगा। साइंस हैज enabled मैन, साइंस ने इंसान को इस लायक बनाया कि वो प्रकृति की कुदरत की चीजों का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे जमीन के अंदर हो चाहे जमीन के ऊपर हो, ठीक है। तो कौन सा आंसर जाएगा हमारा? साइंस। ओके, किस चीज में? साइंस में। साइंस ने मैन को इस लायक बनाया कि वो प्रकृति की चीजों का इस्तेमाल कर सके, ना कि आर्ट्स ने, ना बहादुरी ने, ना ओरेटरी। ओरेटर मतलब बहुत बोलने वाला या वक्ता या वाचाल कह सकते हैं। ओरेटर होता है ना वक्ता, उसी से बना ओरेटरी। और चौथा क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपका था साइंस हैज प्रूव्ड अ ग्रेट बून, यानी साइंस जो है बून यानी कि ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद साबित हुआ। किसके लिए? कौन सा ऐसा चीज है जिसके लिए साइंस आशीर्वाद साबित हुआ? वैज्ञानिकों के लिए। क्या केवल वैज्ञानिकों के लिए? जी नहीं। आर्टिस्ट के लिए। क्या केवल आर्टिस्ट के लिए विज्ञान बना है? जी नहीं। अन्वेषण करता यानी खोजकर्ताओं के लिए। क्या केवल खोजकर्ता ही, आर्कियोलॉजिस्ट ही ये सारी साइंस का यूज करते? जी नहीं। साइंस पूरे मानवता के लिए बून है, आशीर्वाद है। अब मानवता में तो सब आ गया, साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर, क्रिकेटर, फार्मर, सिंगर, डांसर, सब आ गए। तो साइंस किसके लिए अच्छा साबित हुआ है? मानवता के लिए, मानव जाति के लिए। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर भी आपको मिल गया। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन। द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज विल बी। पैसेज का टाइटल, दो क्वेश्चन अक्सर होते हैं, एक तो शुरू में जो बोला कि थीम क्या होगा, और दूसरा होता है टाइटल पूछता है। क्योंकि पैसेज जो हमें मिलते हैं एग्जाम में उसमें टाइटल नहीं होता, तो आपको एक सुटेबल टाइटल माइंड में रखना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ गया तो वो आपको देना है। साइंस इज ए कर्स, तो क्या साइंस को इस पैसेज में ये बोला कि ये वरदान नहीं यानी शाप है? जी नहीं, यहाँ कर्स की कहीं चर्चा नहीं। साइंस को ये बोला कि साइंस आशीर्वाद है, साइंस के वरदान और आशीर्वाद होने की चर्चा हुई ही नहीं, ठीक है। अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, पर जो फैक्ट है वो यही है कि इसमें इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि साइंस कैसे समाज के लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। तो क्या हम ये माने अचीवमेंट ऑफ साइंस? जी हाँ, साइंस की उपलब्धियों को गिनवाया गया है। इस पूरे पैराग्राफ में साइंस की उपलब्धियों को गिनवाया गया है कि कहां कहां से लेकर कहां तक साइंस का असर है जीवन में हमारे।
सुबह उठने से लेके ब्रश से लेके सोने तक हम जो भी चीज यूज करते हैं वो साइंस के द्वारा होता है। तो साइंस की उपलब्धियों की केवल चर्चा हुई है, ना कि उसके अगेंस्ट या फॉर में बात हुई है। तो आंसर इज सी। तो दोस्तों यही था आज का पैसेज का वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई बात हो तो कमेंट कीजिए। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ये आप बना लीजिए, टाइप भी बता दीजिएगा कि किस टाइप का है। अगर आप बताएंगे तो मुझे लगे कि आपने मेरी बातों को फॉलो किया, आप टाइप समझने की कोशिश करें और आंसर तो आप कर ही लीजिएगा। तो अगला जो पैसेज आ रहा है वो आपका होमवर्क है। चलिए, ये आपका पैसेज 2 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, और उसके बाद ओके। चलिए, तो अब यहां से आपका क्वेश्चन है 1 का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 and then 4 and 5। तो ये आपके 5 क्वेश्चन आज के लिए हैं, इसको आप कर लीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।